इस कहानी की शुरुआत में हच नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस कस्टडी में होता है। ऑफिसर्स उससे सवाल कर रहे थे कि आखिर तुम कौन हो। तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है और हमें हच को दिखाया जाता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेम काम कर रहा था, यानी कि इसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी। फिर एक रात जब वो अपने बेडरूम में सो रहा था तो उसको कुछ आवाज आती है जैसे कोई उसके घर में मौजूद हो। अब हच नीचे जाता है तो वहाँ पर दो चोरों को देखता है जो कि घर में घूम रहे थे। हच पुलिस को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाता है, थीफ गर्ल उसके पास आ जाती है और पैसे मांगती है। हच के पास जितने भी पैसे थे वो उसको दे देता है और वो लड़की उसकी घड़ी को भी ले लेती है। इसी दौरान हच उस लड़की के हाथ पर एक टैटू को देख लेता है। वो दोनों चोर वहाँ से पैसे लेकर भागने लगते हैं कि तभी हच का बेटा ब्लेक उनके ऊपर हमला कर देता है। हच भी रॉड लेकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो रुक जाता है और ब्लेक को भी उनको छोड़ने के लिए कहता है। इस बात से ब्लेक बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसके डैड कितने कायर हैं कि चोरों को भी नहीं मार पाए। नेक्स्ट सीन में पुलिस भी उस जगह आ जाती है क्योंकि चोरों ने बहुत सारे घरों को लूटा था। यहाँ ऑफिसर हच से पूछता है कि उसने चोर को मारा क्यों नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक चला जाता। खैर यहाँ हच की वाइफ बेका भी उससे बहुत डिसअपॉइंट थी। सबके आगे मानो हच का सर झुक सा गया था। अगले दिन वही रूटीन शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में ब्लेक हच से कहता है कि मुझे सोल्जर का इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है, तो मैं क्या आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ। हच हाँ कर देता है और कहता है कि वैसे मैं सोल्जर नहीं था बल्कि डिपार्टमेंट में ऑडिटर का काम किया करता था। यहाँ बेका और हच का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। फिर हच अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ उसके पास बेका का भाई चार्ली आता है। वो उसको गन लेकर कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि उसको भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था। वो हच की बेइज्जती भी करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सब के सब अपने कामों में व्यस्त थे तो हच एक रूम में जाता है और एक दरवाजे को बंद कर लेता है। यहाँ पर वो रेडियो चलाकर गाने सुनने लगता है कि तभी रेडियो पर किसी आदमी की आवाज आती है जो कि हच से कल रात के हादसे के बारे में पूछता है। हच उसको बताता है कि कल रात उसके घर में दो चोर घुस आए थे जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। वो दोनों बहुत ही घबराए हुए थे और जब मैं लड़की को मारने के लिए उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं थी, इसीलिए मैं रुक गया। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। यहाँ हच को देखने से लगता है कि वो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। हच अपने फादर के घर आ जाता है। वो उनके लिए खाना लेकर आया था। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हच कहता है कि हाँ, पर उसके फादर को वो ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वो हच से कहते हैं कि तुम्हें याद तो है ना कि हमारी पहले क्या पहचान हुआ करती थी। ये बात सुनकर हच कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। उसकी बेटी आ जाती है और कहती है कि मेरा किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। हच उससे कहता है कि उसने उसको कहाँ पर रखा था, जिस पर वो कहती है कि उसने इस बाउल में रखा था। शायद वो चोर ब्रेसलेट को भी ले गए हैं। ये बात सुनकर हच बहुत गुस्से में आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। वहीं अब हम उन चोरों को देखते हैं जिनका नाम था लुइस और लुपेता। ये अपने घर में बड़े प्यार से रह रहे थे। तभी वहाँ पर हच आ जाता है और लुइस को मारना शुरू कर देता है। लुपेता उसको रुकने के लिए कहती है। वो उनसे बार बार किटी कैट ब्रेसलेट के बारे में पूछ रहा था जो कि उसकी बेटी का था, पर लुइस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उनकी छोटी बच्ची रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर हच कमरे में चला जाता है। वो दोनों उससे भीख मांगने लगते हैं कि हमारी बच्ची को प्लीज कुछ मत करना। बच्ची को देखकर हच का दिल पिघल जाता है और वो वहाँ से बाहर आकर दीवार पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद बस से वो वापस अपने घर जा रहा था। तभी कुछ गैंगस्टर्स बस के आगे आ जाते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर आकर वो लोगों को परेशान करने लगते हैं, जिस कारण सारे लोग बस से उतर जाते हैं। पर एक लड़की वहाँ पर फंस जाती है। यहाँ पर हच भी बैठा हुआ था। गुंडे उस लड़की को परेशान करने लग जाते हैं। ये देखकर हच बस ड्राइवर को बस से नीचे उतार देता है और अंदर आकर उन गुंडों की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। वो तो उसको हल्के में ले रहे थे, पर हच उन पर भारी पड़ता है। वो उनमें से एक लड़के की गर्दन पर इस तरीके से वार करता है कि उसको सांस भी आना बंद हो जाता है, लेकिन हच एक कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ उसके गले में डाल देता है ताकि वो सांस ले सके। इसके बाद वो उस बस से बाहर आता है और बस ड्राइवर से माफी मांगता है कि उसने उसकी बस का बहुत बुरा हाल कर दिया। इसके बाद वो इसी जख्मी हालत में घर वापस आ जाता है। कराता है यूलियन नाम के एक आदमी पर जो बहुत ही अमीर आदमी होता है और ऑब शेख नाम की कंपनी चलाता है। दरअसल इसमें सारा रशियन का पैसा इकट्ठा होता है जिन पर वो मौज मस्ती किया करते थे। ये उनका बिजनेस का हिस्सा था। वो एक क्लब में जाता है और वहाँ डांस के साथ साथ गाना गाता है।
यूलियन के साथ उसका राइट हैंड ब्लैक रशियन भी होता है, जिसका सब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि किसी ने पहली बार ब्लैक रशियन को देखा था। तभी उसके कुछ पार्टनर्स उसको कहने लगते हैं कि तुमको ये नाच गाना शोभा नहीं देता, तुम ऑफ शेक के ओनर हो। ये सुनते ही यूलियन को गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी को पकड़कर उसको बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसके फेस को कांच से उखाड़ देता है। फिर वो वापस आकर अपने पार्टनर से कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ, जिस पर उसके पार्टनर्स जवाब देते हैं कि उस आदमी का इस कंपनी में हिस्सा था और तुमने उसकी जान ले ली। यूलियन को ये बात जानकर बहुत अफसोस होता है, जिसके नेक्स्ट सीन में यूलियन को पता चलता है कि उसके छोटे भाई को किसी ने बुरी तरह से मारा है, यानी कि वो अभी भी अस्पताल में है। ये जानकर वो अस्पताल में जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि जो लड़का बस में उस लड़की को छेड़ रहा था, जिसकी जान हच ने बचाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि यूलियन का छोटा भाई था। यूलियन को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है कि उस आदमी को मेरी आंखों के सामने ढूंढ कर लाओ जिसने मेरे भाई की ऐसी हालत की है। जिसके बाद वो अपने भाई के फ्रेंड्स के पास जाता है, जिनकी हालत भी बहुत खराब थी। वो उनमें से एक लड़के को पीटने लगता है क्योंकि उसने कहा था कि हम सबको मारने वाला सिर्फ एक आदमी था। इस बात से यूलियन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको इस बात पर यकीन नहीं था कि एक आदमी इन सब का ऐसा हाल कैसे कर सकता है। तभी उनमें से एक लड़का हज का कार्ड दिखाता है और कहता है कि यही वो आदमी है। यूलियन उस कार्ड की मदद से हज को ढूंढ लेता है। इसके बाद घर की लैंडलाइन पर हज के लिए कॉल आता है। हज उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरे घर पर फोन नहीं कर सकते। जिस पर वो आदमी सामने से जवाब देता है, जिस लड़के को तुमने उस दिन बस में मारा था वो यूलियन नाम के आदमी का भाई है और वो बहुत ही पावरफुल है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अभी हज घर के बाहर देखता है कि कुछ आदमी कार लेकर उसके घर के पास आ रहे हैं और ये यूलियन के आदमी थे। उसको शक हो जाता है, इसीलिए वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। बेका उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, पर हज उसको किस करता है और कहता है कि पुलिस को कॉल मत करना। इसी दौरान वो बेसमेंट को लॉक करके वहां से चला जाता है। अब जल्द ही वो सब हज के घर में घुस जाते हैं। हज एक एक करके उन सबको मार डालता है, लेकिन यूलियन के आदमी मौका देखकर हज को बेहोश कर लेते हैं और अपनी कार की डिग्गी में डालकर ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हज की आंख खुलती है तो वो डिग्गी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए वो वहां से फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उसकी मदद से उस ब्लैक रशियन को मार देता है और पूरी कार में फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है, जिससे ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिखता और कार क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट के कारण तीनों लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं। वहीं मरने से पहले ब्लैक रशियन हज से बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, जिस पर हज कहता है कि मैं नोबडी हूँ, एक आम आदमी हूँ और FBI एजेंसी में एक ऑडिटर का काम करता हूँ, जिससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। ये सुनते ही ब्लैक रशियन की मौत हो जाती है। अब हज सीधा अपने घर जाने लगता है। रास्ते में वो अपने फादर को कॉल करता है और कहता है कि मैं जो काम कर रहा था वो बिगड़ गया है, तो प्लीज अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना। फिर वो जल्दी से अपने घर वापस जाता है, जहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले उन डेड बॉडीज को उठाता है, लेकिन सफाई करते हुए वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। इसीलिए वो अपने कपड़े चेंज करता है और नहा धोकर बेसमेंट को ओपन करता है। जब उसकी फैमिली बेसमेंट से बाहर आती है तो बाहर का नजारा देखकर वो सब डर जाते हैं। हज अपनी वाइफ बेका से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। बेका उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, पर हज उसको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बेका उसके पास आती है और कहती है कि ये आखिरी बार है और जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे आराम से बैठकर बात करूंगी, और वो बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं अब घर पर हज यूलियन के गुंडों से बातें कर रहा था। वो उन्हें अपनी एक पुरानी कहानी बताता है कि जब मैं एजेंसी में काम किया करता था तो मेरा सामना एक एलन नाम के आदमी से हुआ था, जिसने रशियन मिलिट्री बेस का पैसा चुरा लिया था। मैं उस पर गन ताने खड़ा था। वैसे तो मैं किसी के आंसू देखने से पहले ही उसको मार देता था, पर उस दिन मैंने उसके आंसू देखे और मुझको लगा कि उससे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। कुछ सालों बाद मुझे उसको देखने का मन किया। मुझको लगा था कि वो अभी भी पहले जैसा होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो सब गलत काम छोड़ चुका था। वो एक सिंपल सी नौकरी करता था और उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी। मैं भी इसी राह पर चला गया। उस दिन के बाद से ही मैंने ये काम छोड़ दिया और मैंने
अपने बॉस को मना कर दिया था, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थे। फिर भी मैं अपनी लाइफ शांति से जीने लगा। खैर वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वो गुंडे मर चुके हैं। अब उसे यहाँ पर मौजूद सबूत मिटाने थे, इसीलिए वो अपने पूरे घर को ही आग लगा देता है। ये आग देखकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर आने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हच अपने पड़ोसी की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर नर्सिंग होम में यूलियन के गुंडे आ जाते हैं। वो हच के डैड को मारने के लिए आए थे, पर उसके डैड भी कम नहीं थे। वो उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बूढ़ा आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर हच बेका के भाई चार्ली के पास जाता है और उसका अड्डा खरीदने के लिए कहता है। वो उसको बहुत सारा सोना देता है, पर चार्ली कह रहा था कि हमने ये जगह अपने खून पसीने की कमाई से बनाई है और हम तुमको इसको नहीं दे सकते। पर बेका के डैड डील कर लेते हैं। अब हच को अपना एक अलग स्पेस मिल गया था। यहाँ पर वो बहुत सारे गैजेट्स बनाता है ताकि उन गुंडों से लड़ सके। तभी रेडियो पर हम सुनते हैं कि उसको वो आदमी डांट रहा है कि तुमने यूलियन से पंगा क्यों लिया। तुम्हें पता भी है कि वो किस तरह का इंसान है। तुम्हें उससे दूर रहना था। अब मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर नहीं आऊंगा। हच कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वो रेडियो बंद कर देता है। इसके बाद वो यूलियन के अड्डे पर जाने लगता है, जहां पहुंचकर वो सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है और ओबी शेख के सारे पैसों में आग लगाकर सब कुछ राख कर देता है। फिर वो सीधा क्लब में चला जाता है और बैठकर खाने लगता है। तभी यूलियन उसको नोटिस करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या यहाँ खाना खाने आए हो? हच कहता है कि तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। वो बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। यूलियन अपने सभी लोगों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद हच उससे कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने तुमको तुम्हारे बंधन से मुक्त कर दिया है। यूलियन कहता है कि तुमने आखिर क्या किया है, जिस पर हच उसके सामने जले हुए पैसों की गड्डी फेंक देता है, जिसको देखकर यूलियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा ओबी शेख बर्बाद कर दिया, अब तुम बहुत पछताओगे। हच उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी ओबी शेख से छुटकारा पाना चाहते थे। अब मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, तो प्लीज अब मेरी फैमिली से दूर रहो और जाओ किसी आइलैंड पर चले जाओ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी यूलियन अपने लोगों को लेकर उसका पीछा करने लगता है और यहाँ बहुत गोलीबारी होती है। यहाँ हच बड़ी चालाकी से यूलियन के सारे लोगों की कार क्रैश करवा देता है। यूलियन उसका पीछा करते करते उसके अड्डे तक आ जाता है, लेकिन अब हच की गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो कार के पीछे जाकर छुप जाता है। यूलियन उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो? तभी खिड़की से कोई इनके ऊपर गोली चलाने लगता है और ये वही आदमी है जो रेडियो पर अक्सर हच से बातें किया करता था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनसे पंगा मत लेना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इस कारण मुझको बाहर आना पड़ा। यहाँ पर हच के डैड भी होते हैं जो कि गुंडों पर गोली चला रहे थे। साथ ही वो हच को अपने साथ अंदर सही सलामत लेकर आ जाते हैं। इसके बाद यूनियन के लोग भी अब अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर हच, उसके डैड और वो रेडियो वाला आदमी यूनियन के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। उनका टीम वर्क वाकई में लाजवाब था। हच के डैड भी गुंडों को सही टक्कर दे रहे थे। वो तीनों एक एक करके सबको मारने लगते हैं। ऐसा करते हुए सबके सब मर जाते हैं और अब बस यूलियन ही बचा हुआ था। अब आखिरी में उन तीनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी हच को एक आइडिया आता है। वो एक कांच पर बॉम्ब फिट करने लगता है। यूलियन भी लगातार शूट करे ही जा रहा था। तभी हच उस कांच को अपने शील्ड बनाते हुए उसके पास जाता है और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण यूलियन की भी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। हच अपने डैड और अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेला ही यहाँ पर पुलिस का इंतजार करता है। अब कहानी के फर्स्ट सीन में जो हमको सीन दिखाया गया था, हम वही सीन दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हच को कस्टडी में लिया गया था और दो पुलिस ऑफिसर्स उससे सवाल कर रहे थे कि तुम कौन हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं नोबडी हूँ। ये सुनकर वो ऑफिसर्स हंसने लगते हैं। तभी ऑफिसर्स को किसी का कॉल आता है, शायद ये हच के लिए ही था, इसीलिए वो दोनों ऑफिसर्स हच को घूरने लगते हैं। सीन यही कट होता है और हमको सीधा 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हच और बेका अपने नए घर को देख रहे थे, यानी कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। तभी वहाँ के जो टूर गाइड होता है, उस लड़की के फोन पर किसी का फोन आता है और ये हच के लिए होता है। जब हच उस कॉलर से बात करता है तो थोड़ा शांत हो जाता है और उस गाइड लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बेसमेंट है। और इसी के साथ ये एक्शन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।